नमस्कार। जलियांवाला बाग, ये नाम सुनते ही आज भी हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे 1919 के उस नरसंहार की गहराइयों में उतरेंगे। वो घटना जिसने एक इतने बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य की नींव को सचमुच हिलाकर रख दिया था। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, विंस्टन चर्चिल का ये कोट जरा ध्यान से पढ़िए। एक असाधारण और राक्षसी घटना। मतलब सोचिए, ये कोई आम बयान नहीं है। इस कत्लेआम की क्रूरता इतनी ज्यादा भयानक थी कि खुद ब्रिटिश संसद को भी इसकी निंदा करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसी से हम इस खौफनाक मंजर की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की, यानी वो पृष्ठभूमि और रॉलेट एक्ट जिसने इस पूरे बवाल की नींव रखी। अब देखिए, पहले विश्व युद्ध के दौरान भारत और खासकर पंजाब का बहुत ही भयानक आर्थिक शोषण हुआ था। सीमा शुल्क और इनकम टैक्स एकदम से आसमान छूने लगे थे और जनता पर 3 मिलियन का एक भारी भरकम कर्ज लाद दिया गया। ब्रिटिश सरकार को बस अनाज और सैनिक चाहिए थे। इस भारी दबाव ने, आप कह सकते हैं कि स्थानीय लोगों के मन में गुस्से का एक ज्वालामुखी तैयार कर दिया था। और इसी उबलते हुए गुस्से के बीच मार्च 1919 में आ गया रॉलेट एक्ट। इसके नियम इतने सख्त थे कि पूछिए मत। बिना वारंट किसी की भी गिरफ्तारी, बिना मुकदमे के सीधे 2 साल की जेल, और तो और प्रेस पर भी सख्त पाबंदी। इसे सीधा सीधा नो दलील, नो वकील, नो अपील वाला काला कानून कहा गया। इस कानून ने लोगों के बचे खुचे बुनियादी अधिकार भी छीन लिए और अनजाने में ही सही पूरे देश को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एकजुट कर दिया। अब इस काले कानून के बाद पंजाब में तनाव कैसे चरम पर पहुंचा, आइए इसे देखते हैं। अप्रैल 1919 आते आते चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगीं। 6 अप्रैल को एक बड़ी हड़ताल हुई, लेकिन सबसे अहम दिन था 9 अप्रैल, जब रामनवमी के मार्च में हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा जबरदस्त नजारा दिखा जिसने ब्रिटिश प्रशासन को अंदर तक डरा दिया। इसी घबराहट में अगले ही दिन यानी 10 अप्रैल को 2 बहुत लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को अरेस्ट कर लिया गया। भड़की हुई जनता को कुचलने के लिए 13 अप्रैल को पूरे शहर में मार्शल लॉ थोप दिया गया। और फिर आया 13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन, जलियांवाला बाग नरसंहार। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जलियांवाला बाग कोई हरा भरा खुला हुआ पार्क नहीं था। ये करीब 7 एकड़ का एक धूल भरा मैदान था जो हर तरफ से ऊंची ऊंची इमारतों और दीवारों से पूरी तरह पैक था। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही संकरा रास्ता था। इसी बनावट ने इस जगह को उस दिन एक मौत के कुएं में बदल दिया। 25,000, जी हां, उस दिन वहां करीब 25,000 लोग इकट्ठा थे। इनमें से ज्यादातर बेचारे मासूम ग्रामीण थे जो अपने परिवारों और छोटे छोटे बच्चों के साथ बस बैसाखी का मेला देखने आए थे। शहर में कोई मार्शल लॉ लगा है, इस बात की रत्ती भर भी भनक इन निर्दोष लोगों को नहीं थी। मैदान में बिल्कुल शांति से एक सभा चल रही थी और तभी वहां जनरल डायर अपने 50 हथियारबंद सैनिकों के साथ धमकता है। उसने आते ही सबसे पहला काम यह किया कि उस एकमात्र संकरे निकास द्वार को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। कोई चेतावनी नहीं दी गई, हवा में कोई फायर नहीं हुआ। उसने सीधे उन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। 1650 राउंड गोलियां, यह आंकड़ा सच में सिहरन पैदा कर देता है। सैनिकों को बड़ा साफ आदेश था कि अपनी बंदूकों का रुख उसी तरफ रखो जहां भीड़ सबसे ज्यादा घनी हो। लोग जान बचाने के लिए बदहवास होकर भाग रहे थे। उन्होंने ऊंची दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की और जब कोई रास्ता नहीं बचा ना, तो दर्जनों लोग उसी मैदान के बीचों बीच बने एक सूखे कुएं में कूद गए। और आप सोच रहे होंगे कि यह खौफनाक मंजर कितनी देर चला। पूरे 10 मिनट। इन 600 सेकंड्स की भयावहता की हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। गोलियों की यह बरसात सिर्फ और सिर्फ तब रुकी जब सैनिकों के पास गोलियां लगभग खत्म होने वाली थीं। उसके बाद वो सैनिक वहां से चुपचाप चले गए और उन हजारों घायलों को वहीं तड़पने के लिए छोड़ दिया। इस खौफनाक कत्लेआम के बाद का मंजर तो और भी ज्यादा दिल दहला देने वाला था। देखिए, इतनी जाने लेने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता शांत नहीं हुई थी। पूरे शहर में सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया। मतलब घायलों को रात भर कोई डॉक्टरी मदद तक नहीं मिल पाई। इसके अलावा क्रॉलिंग ऑर्डर जैसी शर्मनाक सजाएं दी गई, जहां भारतीयों को एक खास सड़क पर जानवरों की तरह पेट के बल रेंगने पर मजबूर किया गया। बिजली पानी काट दिया गया और तो और विरोध करने पर गुजरांवाला में हवाई जहाज से बम तक बरसाए गए। ये सब बस इसलिए ताकि जनता की हिम्मत को पूरी तरह कुचल दिया जाए। अब जाहिर है, इतनी बड़ी घटना के बाद जांच और प्रतिक्रियाएं तो आनी ही थीं।
जब हंटर कमीशन बैठा तो जनरल डायर ने बड़ी बेशर्मी से जो कहा वो हैरान करने वाला था। उसने साफ माना कि उसका इरादा सिर्फ भीड़ को हटाना नहीं था, बल्कि पूरे पंजाब में एक बड़ा खौफ और आतंक पैदा करना था। इस बयान से उसकी मानसिकता बिल्कुल साफ हो जाती है। उसे अपने किए पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ब्रिटिश सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। अंग्रेजों ने कहा कि सिर्फ 379 लोगों की मौत हुई, लेकिन भारतीय अनुमानों की माने तो 1000 से ज्यादा जानें गई थीं और करीब 1500 से 2000 लोग घायल हुए थे। ये साफ दिखाता है कि कैसे इस पूरी क्रूरता को दुनिया की नजरों से छिपाने की और कम करके दिखाने की कोशिश की गई थी। और प्रतिक्रियाएं, उनमें तो और भी गहरा और विचलित करने वाला अंतर था। एक तरफ रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी जैसे हमारे नेताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताते हुए अपनी ब्रिटिश उपाधियां लौटा दी। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में एक बड़े वर्ग ने डायर को हीरो मान लिया। उसके लिए 26,000 पाउंड का एक भारी भरकम फंड तक इकट्ठा किया गया। इन बातों से एक बात तो तय हो गई थी कि अब इनसे न्याय की उम्मीद करना बिल्कुल बेमानी है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ घाव कभी भरते नहीं हैं, और यहीं से शुरू होती है उधम सिंह के प्रतिशोध की कहानी। राम मोहम्मद सिंह आजाद, ये उपनाम उस युवा क्रांतिकारी उधम सिंह ने खुद के लिए चुना था। ये सिर्फ एक नाम नहीं था दोस्तों, ये हिंदू, मुस्लिम और सिख धर्मों की उसी एकता का प्रतीक था जिसने 1919 में अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ा दी थी। ये नाम उनकी पहचान और उनके मकसद दोनों को बहुत खूबसूरती से बयां करता है। उधम सिंह का ये सफर एक इंसान के 21 सालों के अटूट धैर्य की कहानी है। सोचिए, 1919 में नरसंहार वाले दिन ली गई कसम, फिर कई देशों की खाक छानते हुए 1934 में लंदन पहुंचना और आखिरकार 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल में माइकल उडायर को गोली मार देना। ये माइकल उडायर वही शख्स था जो उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और जिसने डायर की इस क्रूरता को बिल्कुल सही ठहराया था। अदालत में उधम सिंह ने जो कहा वो उनकी निडरता की सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने सीना तान कर कहा कि वो 21 साल से इस प्रतिशोध की आग में जल रहे थे और उन्हें अपना काम पूरा करने की बहुत खुशी है। अपनी मातृभूमि के लिए फांसी के फंदे पर झूल जाने से बड़ा सम्मान उनके लिए और क्या हो सकता था। तो आखिर इस पूरी घटना का इतिहास पर क्या असर पड़ा? जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य और भारत के बीच के धागे को हमेशा के लिए तोड़ दिया। इसके बाद आज़ादी की लड़ाई सिर्फ कुछ रियायतें मांगने तक सीमित नहीं रही, ये पूर्ण स्वराज की एक ऐसी आंधी में बदल गई जिसे रोकना अब अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। इस पूरे विश्लेषण के बाद मैं आपको बस एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। अन्याय की गूंज आखिर कितनी लंबी होती है, और ऐसा क्या होता है जो किसी इंसान को उस अन्याय का जवाब देने के लिए पूरे 21 सालों तक इंतजार करने का हौसला देता है। आज हमने जो भी बातें की हैं वो यकीनन हमें इतिहास के इस पन्ने को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।